यह कहानी है जापान की राजनीति में उठते एक नए तूफान की और उसमें छिपे चीन के जटिल एंगल की। कहानी की नायिका है साने ताकाइची। वह महिला जो जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने की दहलीज तक पहुंच चुकी थी, पर वहां पहुंचने से कुछ कदम पहले ही राजनीति का पहिया उल्टा घूम गया। अक्टूबर की शुरुआत में जब साने ताकाइची जापान की सत्ताधारी पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष चुनी गई तो पूरे देश में एक ही चर्चा थी, अब जापान को उसकी पहली महिला प्रधानमंत्री मिलने वाली है। मीडिया में सुर्खियां थीं, समर्थन उत्साहित थे और ताकाइची खुद भी आत्मविश्वास से भरी दिख रही थी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते राजनीति का माहौल बदलने लगा। ताकाइची के चुनाव जीतने के कुछ ही दिनों बाद चीन के राजनीतिक टिप्पणीकारों ने एक सुर में कहना शुरू किया, क्या ये महिला सच में प्रधानमंत्री बन पाएगी? चीन की ये चिंता बेवजह नहीं थी, क्योंकि ताकाइची उन नेताओं में से हैं जो चीन को खुलकर चुनौती देती रही हैं। 3 बातें चीन को सबसे ज्यादा खटकती हैं। पहली, उनका रुख द्वितीय विश्व युद्ध को लेकर। ताकाइची ने कई बार जापान के युद्धकालीन अपराधों को हल्का करके पेश किया है, जिससे चीन और कोरिया नाराज रहते हैं। दूसरी, उनका यासुकुनी श्राइन जाना, जहां जापान के युद्धकालीन सैनिकों, जिनमें युद्ध अपराधी भी शामिल हैं, को श्रद्धांजलि दी जाती है। चीन और कोरिया के लिए यह घावों को कुरेदने जैसा है। तीसरी, उनका ताइवान को लेकर कठोर रुख। उन्होंने ताइवान जाकर कहा कि जापान और ताइवान को रक्षा मामलों में सहयोग बढ़ाना चाहिए, जो चीन की रेड लाइन मानी जाती है। इसके अलावा ताकाइची जापान के संविधान में संशोधन चाहती हैं। वे अनुच्छेद 9 को बदलना चाहती हैं, जिसमें जापान ने युद्ध न करने की शपथ ली है। उनके इस रुख को चीन पूर्व एशिया की शांति के लिए खतरा मानता है। इतना ही नहीं, ताकाइची चीन पर निर्भरता घटाने की नीति का समर्थन करती हैं, खासकर सेमीकंडक्टर और रेयर अर्थ मटेरियल के क्षेत्र में, जिसे चीन राजनीतिक चाल के रूप में देखता है। और फिर अचानक 10 अक्टूबर को जापान की राजनीति में भूचाल आया। कोमेइटो पार्टी, जो एलडीपी की दशकों पुरानी सहयोगी थी, ने गठबंधन से अलग होने की घोषणा कर दी। यह फैसला ताकाइची के लिए तगड़ा झटका था। संसद के 465 सदस्यों में एलडीपी के पास 196 सीटें हैं। कोमेइटो की 24 सीटें हटने के बाद बहुमत हाथ से निकल गया। अब ताकाइची को प्रधानमंत्री बनने के लिए विपक्षी दलों का समर्थन चाहिए था। इसी बीच चीन एंगल उभर कर सामने आया। एलडीपी के वरिष्ठ नेता हारुओ कितामुरा ने दावा किया कि कोमेइटो ने चीन के इशारे पर गठबंधन तोड़ा है। हालांकि ताकाइची प्रधानमंत्री न बन सके, उन्होंने यह भी बताया कि कोमेइटो के नेता तेत्सुओ साइटो ने 6 अक्टूबर को चीन के राजदूत वू जियांगहाओ से मुलाकात की थी और उसी के कुछ दिन बाद गठबंधन टूट गया। सवाल उठने लगे, क्या यह सिर्फ संयोग था या वाकई चीन ने जापान की राजनीति में हाथ डाला? हालांकि साइटो ने इन आरोपों को नकार दिया। उन्होंने कहा कि वह 30 से अधिक देशों के राजदूतों से नियमित रूप से मिलते हैं और यह मुलाकात पहले से तय थी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि असली कारण राजनीतिक भ्रष्टाचार और काले धन को लेकर मतभेद थे, न कि चीन का दबाव। जापान के प्रसिद्ध अखबार असाही शिंबुन ने भी यही लिखा कि एलडीपी और कोमेइटो के बीच लंबे समय से अविश्वास बढ़ रहा था। लेकिन दक्षिणपंथी नेता अब भी मानते हैं कि चीन की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। असल में कोमेइटो और चीन के रिश्ते बहुत पुराने हैं। 1964 में इस पार्टी की स्थापना हुई थी और तब से ही इसका झुकाव शांतिपूर्ण विदेश नीति की ओर रहा है। इस पार्टी ने हमेशा चीन से दोस्ती की वकालत की है। यहाँ तक कि जब शिंजो आबे जैसे राष्ट्रवादी नेता सत्ता में थे, तब भी कोमेइटो के प्रतिनिधि हर साल चीन का दौरा करते रहे। चीन की नज़र में कोमेइटो टोक्यो और बीजिंग के बीच पुल की तरह काम करता है, लेकिन ताकाइची जैसी हॉकिश नेता के सामने यह पुल अब रुकावट बन गया है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने हाल ही में एक लंबा विश्लेषण प्रकाशित किया और दिलचस्प बात यह है कि उसमें ताकाइची का जिक्र एक राजनीतिक विवाद के प्रतीक के रूप में किया गया। अखबार ने लिखा कि ताकाइची के खिलाफ माहौल चीन विरोधी नहीं, बल्कि जापान की आंतरिक राजनीति का परिणाम है। उसने यह भी कहा कि जापान में सत्ताधारी पार्टी के भीतर सत्ता संघर्ष अपने चरम पर है और चीन का नाम लेकर कुछ नेता अपने राजनीतिक एजेंडे को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। अखबार के शब्दों में यह शब्द राजनीतिक चालबाजी थी, पर जो लोग जापान चीन रिश्तों का इतिहास जानते हैं, वे समझते हैं कि ग्लोबल टाइम्स का हर शब्द चीन की आधिकारिक सोच की झलक होता है। यानी जब अखबार कहता है कि चीन का इससे कोई लेना देना नहीं, तो अक्सर इसका अर्थ उल्टा भी हो सकता है कि चीन
सब कुछ बहुत करीब से देख रहा है, बस बोल नहीं रहा। यह भी याद रखना जरूरी है कि ताकाइची के उदय ने चीन के रणनीतिक हलकों में हलचल मचा दी थी। बीजिंग में सरकारी थिंक टैंक्स ने उनकी विदेश नीति पर चर्चा शुरू की थी। कुछ ने उन्हें पूर्वी एशिया में अमेरिकी प्रभाव का नया चेहरा बताया था। ताकाइची खुले तौर पर अमेरिका और भारत के साथ मजबूत सुरक्षा गठजोड़ की हिमायती हैं और यह बात चीन के लिए चिंता का कारण है। इसलिए जब जापान की राजनीति में उनके रास्ते में अचानक इतनी बड़ी रुकावट आई तो चीन से जुड़ी चर्चाएं तेज होना स्वाभाविक था। अब नजर डालिए जापान के भीतर की तस्वीर पर। संसद का एक विशेष सत्र बुलाने की तैयारी चल रही है। यहाँ यह तय होगा कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। ताकाइची के पास प्रशासनिक अनुभव भी है, जन समर्थन भी, लेकिन राजनीति का गणित उनके पक्ष में नहीं बैठ रहा। एलडीपी के भीतर ही कुछ वरिष्ठ नेता मानते हैं कि एक महिला प्रधानमंत्री का प्रयोग जोखिम भरा हो सकता है, खासकर जब देश की अर्थव्यवस्था दबाव में है और क्षेत्रीय तनाव बढ़ रहे हैं। यानी ताकाइची को न सिर्फ विपक्ष बल्कि अपनी ही पार्टी के भीतर छिपे विरोधियों से भी लड़ना पड़ रहा है और इसी बीच चीन का साया एक अनकहा डर बनकर मंडरा रहा है। क्या कोमाइटो का गठबंधन तोड़ना वास्तव में केवल वैचारिक मतभेद था या यह किसी बाहरी रणनीति का हिस्सा? क्या जापान की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विदेशी प्रभाव धीरे धीरे असर डाल रहा है? इन सवालों का कोई आधिकारिक जवाब नहीं है, लेकिन चर्चा हर जगह है, संसद के गलियारों से लेकर जापानी मीडिया तक। ताकाइची, जो कभी जापान की लौह महिला कहलाती थी, अब अपने ही देश की सत्ता के गलियारों में अकेली नजर आ रही हैं। उनके लिए यह लड़ाई सिर्फ प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने की नहीं है, यह उनके राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई है। वो महिला जो जापान की राजनीति में एक ऐतिहासिक बदलाव ला सकती थी, अब अपने ही देश की सत्ता की दीवारों और विदेशी साए के बीच फंसी हुई है। कहानी अभी अधूरी है, लेकिन उसकी दिशा स्पष्ट है। जापान की सियासत पर चीन की परछाई पहले से कहीं ज्यादा गहरी, लंबी और रणनीतिक हो चुकी है और ताकाइची वो उस परछाई के बीच खड़ी हैं। एक ऐसी नेता जो चीन को खुली चुनौती देने का साहस रखती हैं, पर शायद उसी चुनौती की वजह से सत्ता के दरवाजे उनके लिए धीरे धीरे बंद होने लगे हैं। व्यूअर्स, चर्चा को यहीं विराम देते हैं और नोट करते हैं आज का सवाल। क्या साने ताकाइची का सत्ता तक न पहुंच पाना जापान की लोकतांत्रिक प्रक्रिया की विफलता है, या यह उस अदृश्य कूटनीतिक संघर्ष का हिस्सा है जिसमें चीन अपनी सॉफ्ट पावर के जरिए पड़ोसी देशों की राजनीतिक दिशा तय करने की कोशिश कर रहा है? अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।